वगैरह निकाल रहे थे, वो बहुत सिंपल था कि एक्स और वाई का हमें डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है। बट जरूरी तो नहीं है कि एक्स और वाई का डेटा हमें डायरेक्ट दिया होगा, है ना? कभी कभार हो सकता है कि हमें एक्स और वाई कुछ इस तरीके से इंटरवल्स में गिवन हो, 10, 20, 20, 30। अब तुम तो नॉर्मल एक्स और वाई का पढ़ के गए हो, तो फिर तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ग्रुप डेटा का। एक करना है, बाकी तरीके सेम है। ठीक है। यहाँ पर हम नॉर्मल इक्वेशन, यहाँ पर हमने नॉर्मल इक्वेशन वाले क्वेश्चन कर दिए थे, बाकी सारे कर दिए थे, हमने डेविएशन वाला क्वेश्चन नहीं किया था। तो यहाँ हम एक डेविएशन वाला क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, डेविएशन वाला क्वेश्चन ले रहा है। सब कुछ सेम होता है, बस यहाँ जब ग्रुप डेटा होता है ना, dx dy के साथ हम अंदर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला पूरा सेम होता है dx dy के साथ। यहाँ पर अगर ग्रुप डेटा है तो फ्रीक्वेंसीज को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पूरा फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ फ्रीक्वेंसीज हर किसी में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और यहाँ पर हम आई वाई अपॉन आई एक्स करते हैं। आई वाई अपॉन आई एक्स क्या है ये भी समझ आ जाएगा। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ही फॉर्मूला है। जब पर हम डेविएशन निकाल रहे थे ये वही फॉर्मूला है। बस यहाँ पर हमने, क्योंकि ग्रुप डेटा है तो यहाँ पे दो नई चीजें आती है, एक आता है इंटरवल और एक आता है फ्रीक्वेंसी। ग्रुप डेटा के लिए रिग्रेशन इक्वेशन निकालने हैं तो दो चीजें कौन कौन सी आती है, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इंटरवल को इधर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि तुम्हें इसका रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। y दे रखा है, x दे रखे हैं और इंटरवल्स अलग अलग दे रखा है। ये पूरा डेटा तुम्हें दे रखा है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम निकालते हैं मीन। अब यहाँ पर मीन कैसे निकलेगा, जो भी x की वैल्यूज हैं उन सबको ऐड करना है, डिवाइड बाय n, कितने भी n है उनसे। तो यहाँ देखो, हम अब क्या करेंगे, इंडिविजुअली फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो मीन निकालना है ना, यहाँ देखो सबसे पहले जो भी मुझे x दिया हुआ था लिख लेती हूँ। ये क्या है, x है, और ये सॉरी ये है y, और ये वाली x क्लास है। एक सेकेंड ऊपर कर देती हूँ थोड़ा। ये देखो, ये मेरी y क्लास है इधर, और ये वाली मेरी x क्लास है। अब सबसे पहला स्टेप मुझे इसमें मीन निकालना है। मीन के लिए फ्रीक्वेंसी को जितना भी नंबर्स है उससे डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये करते हैं, सबसे पहले मैं x को इधर इस तरीके से लिख लेती हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, और सबकी फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज कितनी है सबको लिख लेती हूँ। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसीज देखो, ये x है, तो x की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इनको, यहाँ जितने भी नंबर है सबको प्लस करेंगे। 6 + 3 कितना होता है, 9। इस तरीके से यहाँ पर देख लो, कहीं पर भी एक रैंडम में बता देती हूँ। 5 + 4 कितना होता है, 9। यहाँ पर 7 + 10 + 4 आता है 21। तो इस तरीके से हम सबकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इतना क्लियर हुआ कि अगर ग्रुप इंटरवल है तो सबसे पहले हमें मीन निकालना है। मीन के लिए मैं क्या करूंगी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन में n। फ्रीक्वेंसी कैसे निकली, x मुझे पता है, ये इस साइड वाला मेरा x है, तो इसको मैंने इधर लिख लिया। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10, 20 की फ्रीक्वेंसी इधर मिल जाएगी, 20, 30 की इधर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप होगा डिवाइड करना, पर उससे पहले मुझे मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि x मेरा ग्रुप है। तो मिड वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं एक एक इंडिविजुअल का। 10 और 20 दिया है, तो 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2। मिड क्या हो गया इसका, 15। इसका मिड क्या होगा, 20 + 30, 50 डिवाइडेड बाय 2, 25। 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2, इधर 45 हो जाएगा। ऐसे करके हमने सबकी मिड वैल्यूज निकाली। अब ये जो मिड वैल्यूज निकाली है, ये हो गया मेरा नया x। तो ग्रुप डेटा में नया x हम इस तरीके से निकालेंगे। नया x निकल गया। अब क्या करेंगे, x को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके हम एफ एम निकालते हैं। ठीक है, एफ एम निकालते हैं। तो एफ एम में जो भी फ्रीक्वेंसी टोटल है उसको मिड के साथ डिवाइड करेंगे। तो 9 × 15 135, और इसका इस पूरे का सम फाइंड कर लेंगे। जब सम मिलेगा तो वो हमारा एफ एम होता है। एफ एम को किससे डिवाइड करना है, एन से। एन कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, तो एन मतलब 5। ये समझ हो गया, आ गया। तो एक्स बार हम इस तरीके से मीन निकालते हैं। समझ नहीं आ रहा तो देखो, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ
एफ एम अपॉन में एन, सबका सबमिशन है, एफ एम अपॉन एन निकाला। सबसे पहले एक्स का चाहिए, ये मेरा एक्स होता है और ये मेरा वाई होता है। तो एक्स की सारी डेटा मैंने लिख दी, 10 माइनस 20 30 40, क्योंकि ग्रुप्ड है। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें ग्रुप्स के टर्म्स में मिलेगी। 10 और 20 की फ्रीक्वेंसी इधर मिलेगी, 20 30 की इधर मिलेगी, सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल दी। मिड निकालने का सिंपल तरीका क्या क्या हो गया, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करके सबका मिड निकाल लिया। ठीक है, तो ये ग्रुप डेटा को फाइनली हम x को f से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसको तो कर नहीं सकते थे ना। तो x को f से मल्टीप्लाई करके हमें हमारी अब एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसीज मिल रही है। अब इन सबको जब सम करेंगे तो हमें हमारा एफ एम मिल जाएगा, जिसको n से डिवाइड करके अपना x मीन निकाल लेंगे। और सेम तरीके से जैसे y क्या होता है, ये वाला y है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे तो हमें इनकी फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से हम x मीन और y मीन को दोनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, y के लिए भी सेम ही अप्रोच होगा, और इस तरीके से जब हम करेंगे तो y मीन आ जाएगा 34.2। अब यहाँ पर देखो, इसका ना बी वाई एक्स निकालने का बहुत अजीब सा फॉर्मूला था। बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला था n समेशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स, एन समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर, ऐसे इसका फॉर्मूला था पूरा। तो अब इस फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को अब एक एक करके जब कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं, तो हम टेबल की हेल्प से निकालते हैं। तो ये जो हमारा टेबल होता है ये बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि हमें बहुत सारी वैल्यूज निकालनी होती है। तो इसका टेबल ध्यान से देख लो। ये देखो, ये ना मैंने 2-3 जगह टेबल बनाया था, पर वो काफी छोटे थे। तो ये देखो, ये टेबल है, सॉरी फॉर द राइटिंग, मैंने 3-4 जगह अलग अलग टेबल्स बनाए थे। एंड वो ना बहुत ऐसे कंजेस्टेड बना था, तो मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए ये टेबल बनाया और पीडीएफ में अपलोड करा, ताकि तुम्हें समझ आए। एक बार मैं इसको काट देती हूँ। अब यहाँ पर देखो, जब भी हम dx dy वाला मेथड यूज करते हैं, तो उसके लिए हमारा टेबल यूनिक अलग तरीके का टेबल बनता है। हमारा कुछ इस तरीके का टेबल बनता है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो भी हमें डेटा दिया था, x दिए थे, x की फ्रीक्वेंसीज और y की फ्रीक्वेंसीज हम वो लिखते हैं। ठीक है, जैसे नॉट फ्रीक्वेंसी, x की वैल्यूज इंटरवल्स और y के इंटरवल्स वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पर x तुम्हें दिया है 0 20 20 40 40 80, तुमने इधर वो लिख लिया। ठीक है, और इधर y के इंटरवल्स 10 25 25 से 40 40 से 45 तुमने ये लिख लिया। ठीक है, इसके बाद इस जगह पर तुम लिखते हो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कि 0 20 x पर, और जब 10 25 y था तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी 10। 20 40 x पर जब y 25 40 था तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी 5। मैं एक ना कलर चेंज कर लेती हूँ, ओके। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ हम फ्रीक्वेंसीज लिख रहे हैं। ये है मेरा x और ये है मेरा y। अब ध्यान से समझना। अब देखो, इस पूरे इंटरवल में हमने उसके बाद हमने क्या करा था, जब इंटरवल से तो हमें समझ नहीं आया था, तो हम मिड वैल्यूज निकाल रहे थे। तो यहाँ पर मैं सेकंड कॉलम में मिड वैल्यूज निकाल रही हूँ। मिड कितना हुआ, 0 प्लस 20 10, 20 प्लस 40 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 30। यहाँ पर भी 0 प्लस 20 20 होता है, 20 डिवाइडेड बाई 2 10। ठीक है, सेम यहाँ पर 100 होता है, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 50। यहाँ 80 नहीं होगा, ये 60 लिखा है। ठीक है, ये 60 है, एक सेकेंड, और ये 60 है। ओके, सो 40 और 60 100, 100 डिवाइडेड बाई 250। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, हमें x दिए हुए थे इंटरवल्स में, तो हमने यहाँ पर उनकी वैल्यूज जो डायरेक्ट मिड वैल्यूज थी वो निकाली, मिड वैल्यूज निकाली। अब यहाँ पर मुझे बताओ, मिड वैल्यूज हम क्या करते हैं, इसमें मिड वैल्यू, इस पूरे में मिड वैल्यू कौन सी है, इस पूरे की मिड वैल्यू 30 है, तो इस मिड वैल्यू से सबको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, ये 30 मिड वैल्यू है। अब इस 30 से पूरे को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 माइनस 30 माइनस 20, 30 माइनस 30 0, एंड 50 माइनस 30 20, ये आ गया। एंड अब हम क्या करेंगे, इस टेबल में यहाँ -20 आ रहा है। ठीक है,
ये हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू से जब माइनस करते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा dx होता है, ठीक है। अब यहाँ -20 आ गया, -20 को इसका इंटरवल क्या है, 0 से 20, यानी 20 है तो -20 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर इसका इंटरवल भी 20 है और इसका इंटरवल भी 20 है, तो इन सबको 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 डिवाइड बाय 20 0 आया, 20 डिवाइड बाय 20 1 आया। अब आई होप तुम्हें ये ऊपर वाला टेबल समझ आया होगा कैसे बना, ठीक है। मैं ना तुम्हें एक ऐसा ही सिमिलर टेबल अच्छे से बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो तुम उससे रेफर करना, यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी अगर इससे करोगे तो। टेबल ठीक है, बट काफी ना कंजेस्टेड सा है, क्योंकि ये काफी बड़ा टेबल बनता है। तो यहाँ देखो ये फ्रीक्वेंसीज है, अभी के लिए बस इतना समझो या फिर मैं इसको काटती नहीं हूँ। ओके, ये फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। अब देखो हमने y का, जैसे यहाँ पर x का बनाया, मीन वैल्यूज ली, सेम यहाँ पर होगा। y में सबसे पहले इनकी मिड वैल्यूज ले लो। 10 + 25 तुम्हारा 35 होगा, 35 डिवाइडेड बाई 2 17.5 समथिंग, तो यहाँ 17.5 लिख दिया। ऐसे ही सबकी मिड वैल्यूज निकाल ली। अब इन सब में से मिड में कौन आ रहा है, 32.5, तो इस 32.5 से इसको भी माइनस करा और इसको भी करा, तो जब 32.5 से 17.5 का माइनस करा तो आंसर -15 आ रहा है। यहाँ पर इसको करा तो आंसर 0 आ रहा है, और 32.5 माइनस 47.5 माइनस 32.5 हमारा 15 आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका इंटरवल देखो, 10 से अगर 25 जा रहे हैं तो हम 15 चल रहे हैं, तो इसका इंटरवल हो गया 15। अब 15 से -15 को जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -1। 15 से 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0, एंड अगेन 15 से जब 15 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1। हमने ये टेबल बना लिया और ये टेबल बना लिया, इतना समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसीज निकाली। अब यहाँ पर देखो, तो मैं कुछ एक, ये सारा मैं हटा दूं या फिर दूसरा कलर ले लेती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ ना तुम्हें एक फ्रीक्वेंसी दिख रही होगी, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला डब्बा है, यहाँ पर एक इस तरीके से बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बोला कि सेंटर में हमने हर किसी की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, पर यहाँ ऊपर भी हमें कुछ रैंडम नंबर्स दिख रहा है। अब ये ऊपर है क्या, ये 1 क्या है, और ये 10 कहाँ से आ रहा है, देखो ये 1 सिंपल तुम्हारा क्या है, dx और dy। यहाँ पर देखो dx तुम्हारा क्या निकल रहा था, 1, ये नीचे वाला, ये वाला जो रो है ना, ये dx है, और यहाँ पर ये वाला dy है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये देखो मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ अभी, मैं सारा ना पहले तो क्लियर करती हूँ। ये देखो, ये वाला जो टेबल है ये है dx, और ये वाला जो टेबल है ये है dy, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर ये जो नंबर होता है ये हमारा क्या होता है, dx इंटू डी वाई। यहाँ पर ये जो 1 आ रहा है ये है dx इंटू डी वाई, तो dx कितना है -1, dy कितना है -1, -1 इंटू -1 1। यहाँ पर देखो, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी देखो और इधर ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, dx है 0, और यहाँ पर dy कितना है -1, सो -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1, ये देखो यहाँ पर 1 है, dx 1 है और dy -1 है, तो -1 इंटू 1 -1। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसीज लिख दी और सबके ये ऊपर वाले टेबल्स को फिल कर दिया, ये ऊपर वाले पोर्शन को फिल कर दिया। उसके बाद ये क्या होता है, ये होता है f ऑफ dx dy। तो f मतलब फ्रीक्वेंसी और dx dy हमने यहां से निकाला, तो अब f dx dy करके हम इसको फिल करेंगे। 5 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू -1 -3 हो गया, 4 इंटू 0 0, 40 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0। इस तरीके से हमें नीचे क्या मिला, f ऑफ dx dy। तो अब मैं इसके किसी एक पोर्शन को तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूं, सपोज इसको उठा के हम इधर इलेबोरेट करते हैं कि हुआ क्या। इसमें सेंटर वाला पोर्शन फ्रीक्वेंसी बताता है, ये जो 1 आया ये dx dy आया, dx और dy को मल्टीप्लाई करके, dx किधर से आया, इस रो से निकाला, सॉरी dy इधर से निकाला, dx इसकी लास्ट रो जो बहुत छोटू सी रो है उससे निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करा हमें ये मिला। फिर एफ डी एक्स वाई निकालना है, एफ डी एक्स वाई कैसे निकलेगा, एफ हमें पता है, डी एक्स डी वाई निकाल दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एफ डी एक्स वाई निकल गया। बस इतना सा था टेबल। अब हमने तुम्हें इतनी चीजें तो तुम्हें जो डेटा में गिवन थी
वो सारी थी। अब जब तुम रिग्रेशन इक्वेशंस निकालते हो तो तुम्हें 2-3 चीज़ों की और नीड होती है। एफ हो गया, एफ डी वाई हो गया, डी वाई स्क्वायर हो गया, यही सब लगता है फॉर्मूले में, ठीक है? यही सब लिखता है, इसका टेबल इंपॉर्टेंट है तो मैं ना इसका टेबल ध्यान से समझा रही हूँ। देखो, जब हम डेविएशंस करते हैं तो डी वाई, डी एक्स ये सब यूज़ करते हैं ना, तो ये सब कहाँ से आएगा? देखो, अब हम क्या करेंगे, बाकी चीजें फिल करेंगे। अब हमने क्या करा, ये सारी तो डिटेल्स थी। अब हमें जैसे एफ निकालना है, एफ डी वाई निकालना है, एफ डी वाई स्क्वायर निकालना है, एफ डी एक्स डी वाई निकालना है। इधर अगर मैं एक्स ऑन वाई बना रही हूँ या वाई ऑन एक्स बना रही हूँ तो अलग अलग डेटा चाहिए होता है। यहाँ पे सपोज एफ डी एक्स निकालना है, डी एक्स स्क्वायर निकालना है, डी एक्स वाई निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एफ मतलब सबकी टोटल फ्रीक्वेंसीज। तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10 + 5 + 3 18। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 4 + 40 + 8 52। सो इस तरीके से इधर हमने सबकी फ्रीक्वेंसीज निकाल ली, इधर भी हम सबकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 10 + 4 + 6 इस वैल्यू को ऐड करेंगे, 20 आ रहा है। इधर भी इस वैल्यू को ऐड करा, 54 आ रहा है, तो इधर से भी हमने ये वाली फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ है ना। अब हमें निकालना है एफ ऑफ डी वाई। एफ ऑफ डी वाई कैसे निकलेगा, अब देखो, अब ये तो समझ आया। अब हमें सपोज एफ डी वाई निकालना है। एफ मेरा किधर था, मैं ये पूरा दोबारा हटा देती हूँ, यहाँ पर 18 नहीं है, ये -1 है, ठीक है, ये 1 है, ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे एफ डी वाई निकालना है, तो एफ डी वाई के लिए क्या करूंगी, एफ मुझे पता है 18 है और डी वाई मैंने यहाँ से निकाला था, ये मेरा डी वाई था -1। तो 18 और -1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आएगा, एफ डी वाई। अगर मैं 0 और 52 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 0 आएगा, 1 और 30 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 30 आएगा। तो इस तरीके से हमने एफ डी वाई निकाल लिया। उसके बाद हम एफ डी वाई स्क्वायर निकालेंगे। जब ये सारा काम हमने कर लिया, सेम चीजें हम इधर रिपीट करके एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स डी वाई, इन सब की वैल्यूज को निकालेंगे। देखो, एफ डी एक्स डी वाई कैसे निकलेगा, एक चीज मैं ये समझा देती हूँ। एफ डी एक्स डी वाई कहाँ क्या था हमारा इस क्वेश्चन में, एफ डी एक्स डी वाई ये था, ठीक है। ये 10 है, ये जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं ये हमारे एफ डी एक्स डी वाई होते हैं। तो इनका समीशन हमें इधर लिखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 है, 0 है, 0 है, तो एफ डी एक्स डी वाई भी 0 आया, सो दैट तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ये समझ आ गया। अब देखो, सेम चीज हम इधर करेंगे। एफ डी एक्स डी वाई निकालने के लिए 10 -6 ये वाली चीज यूज होगी, ठीक है। ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 0 का 0 हो जाएगा, 10 - 6 यहाँ 4 होगा, तो एफ डी एक्स वाई क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ ये है, ये इस चीज का है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा इधर लिखा गया है। ये वाली जो वैल्यू है वो एफ डी एक्स स्क्वायर की है और एफ डी एक्स वाई की वैल्यू ये है। बाकी दूसरा टेबल मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से कर लेना अच्छा सा बना के, तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। सो ये सारी चीजें जब हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर टोटल कर लेते हैं सब चीजों का, ठीक है। जैसे हमने एफ निकाला, तो यहाँ एन मुझे पता है 100 है, समीशन एफ निकाल लूंगी, समीशन एफ डी वाई निकाल लूंगी। ऐसे करके हम अलग अलग टर्म्स का समीशन निकाल लेते हैं, एंड हमारे फॉर्मूला में फिर जो भी जरूरत है, जिस भी चीज की जरूरत। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है अनोवा, ठीक है। अनोवा एक तरीके का टेस्ट होता है जिसका मतलब होता है अनोवा की फुल फॉर्म होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और इसको हम एफ टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि अनोवा एक तरीके की से हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो यहाँ हम नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये सब निकालते हैं। अगर तुमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं पढ़ा है तो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने सारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग वन शॉट में करवाई हुई है, वो जाके देख के आ जाना, क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी अनोवा में तुम्हें डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी, ये बस तुम्हें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देने के लिए है कि अनोवा एक्चुअली में होता क्या है। अनोवा एक तो दो तरीके से होता है, एक होता है हम दो तरीके से अनोवाज निकालते हैं। अनोवा के दो पार्ट्स होते हैं, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आगे अभी पढ़ाऊंगी, बस दो तीन चीजों का ध्यान रखो कि अनोवा सबसे पहले तो हम क्यों निकालते हैं, जब हमें वेरिएंस के बारे में स्टडी करना होता है, वेरिएंस के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में स्टडी करना होता है, और सैंपल दो से ज्यादा दिए होते हैं,
तो हम एफ टेस्ट यानी कि अनोवा वाले टेस्ट को परफॉर्म करता है, क्योंकि तुमने सोचा होगा इतने सारे जब टेस्टिंग मेथड्स आए तो अब अनोवा की क्या जरूरत है। मानो तुम्हें एक सैंपल दे दिया एक्स, एक सैंपल दे दिया वाई और एक सैंपल दे दिया जेड। अब इसमें अगर तुम्हें टेस्टिंग करनी है तो तुम्हें अनोवा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। सो इस तरीके से ऐसे जब ज्यादा सैंपल्स दिए होते हैं, उनकी वेरिएंस दी होती है, दो से ज्यादा ग्रुप ऑफ सैंपल्स होते हैं, तो हम अनोवा को निकालते हैं। अनोवा के लिए कुछ अजम्पशंस होते हैं कि हमारा सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सैंपल्स इंडिपेंडेंट होते हैं और कोई भी आपस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता। ये हमारे अनोवा को लेकर कुछ अजम्पशंस होते हैं। ठीक है। अब देखो अनोवा मैंने पहले भी बताया, अनोवा दो टाइप का होता है, एक होता है वन वे अनोवा और एक होता है टू वे अनोवा। अब वन वे अनोवा निकालने के लिए क्या करते हैं, टू वे अनोवा के लिए क्या करते हैं, ये सब अगली अगले अगली। ठीक है। तो अब अनोवा में मैंने तुम्हें बताया कि अनोवा हमारे दो होते हैं, वन वे अनोवा एंड टू वे अनोवा। अब वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, ये सब क्या है, कैसे निकालते हैं, ये चीजें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो लेट मी स्क्रॉल डाउन। वन वे अनोवा क्या होता है, देखो बस तुम्हें इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, या फिर किस तरीके से वन वे अनोवा के क्वेश्चंस, मतलब किन क्वेश्चंस में वन वे अनोवा का मेथड यूज होगा, किन क्वेश्चंस में टू वे अनोवा का मेथड यूज होगा। ये सारी चीजें ना मैं तुम्हें क्वेश्चन से समझाती हूँ तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन से करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। सो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। देखो अनोवा का ये सारे ना कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूला शीट मैंने बनाई हुई है, पर तुम इससे ज्यादा समझने से अच्छा क्वेश्चन के साथ समझो, बाकी ये भी तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएगी। सो तुम जाके देख सकते हो कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स हैं, बट मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन से करवाती हूँ तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो सबसे पहले हम करते हैं वन वे अनोवा का न्यूमेरिकल। पहले तो यहाँ पर अनोवा टेस्ट क्यों यूज हो रहा है, अनोवा टेस्ट इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हमें तीन इनपुट्स दिया है, ए बी और सी, तीन इनपुट्स दिया है। और यहाँ पर देखो वन वे एनोवा टेस्ट में क्या होता है, हमें सिर्फ ए बी सी दिया होता है, यहाँ कुछ और कंडीशंस नहीं दी होती कि ये ए है किसका, बी किसका है, सी किसका है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया होता। तो इसीलिए जब ऐसी कुछ चीज है तो हम वन वे एनोवा करते हैं। या फिर तुम ये बोल सकते हो कि इसमें एक ही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो एक ही होता है इसलिए वन वे एनोवा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ तुम्हें वेरिएशंस देखो, to assess the significance of population variation, possible variation in performance in a certain test between the convent schools of a city, a common test was given to a number of students at a random from the fifth class of the three school concerned, the result given below। मतलब यहाँ पर तुम्हें ना ऐसे डेटा दे रखा है तीन स्कूल्स का। अनोवा में यहाँ देखो जब भी हम अनोवा निकालते हैं ना, हम अज्यूम क्या करते हैं, ये देखो जब हम वन वे अनोवा निकालते हैं, पहली चीज तो तीन फैक्टर्स दिए होंगे। मानो एक सैंपल वन दिया है फर्स्ट क्लास का, सैंपल टू दिया है सेकंड क्लास का और सैंपल थ्री दिया है थर्ड क्लास का। ऐसे ही कुछ हमारे क्वेश्चन में भी दिया था डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स का। वन वे अनोवा में क्या होगा कि जैसे सैंपल वन जो है, मानो किसी क्लास के बच्चों का रिजल्ट, क्लास ए के बच्चों का रिजल्ट क्लास ए के जो टोटल मार्क्स है उन पर अफेक्ट कर रहा है, तो सैंपल वन सिर्फ फर्स्ट क्लास को अफेक्ट कर रहा है, सैंपल टू सिर्फ सेकंड क्लास को अफेक्ट कर रहा है, मतलब एक ही काइंड ऑफ रिलेशन है, तो इसको वन वे अनोवा बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम हमेशा जब वन वे अनोवा करते हैं हम अज्यूम करते हैं कि मीन ऑफ वन, मीन ऑफ टू एंड मीन ऑफ थ्री ये सारा इक्वल है। ठीक है। तो फिर अल्टरनेट में अलग अलग तरीके से होते हैं कि या तो तीनों ही इक्वल नहीं है, या मीन थ्री इक्वल नहीं है, या मीन टू या मीन वन इक्वल नहीं है, ये वाला तरीका यूज होता है। ठीक है। तो जब हम नल हाइपोथेसिस करते हैं हम अज्यूम करते हैं कि जितने भी सैंपल्स हमारे पास है सबका मीन इक्वल है। ठीक है। और नल हाइपोथेसिस में हम बोलते हैं सबका मीन अलग अलग है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो थोड़ा वन वे अनोवा को और आइडिया समझ आया, अभी अच्छे से करेंगे ना तो ज्यादा समझ आएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक तरीके से टेस्टिंग है तो हमें एक नल हाइपोथेसिस बनानी है। मैं नल हाइपोथेसिस में मान लेती हूँ क्योंकि ये अनोवा है, अनोवा में नल हाइपोथेसिस हमेशा सेम होती है कि मीन इक्वल है, हम हमेशा यही लेते हैं। वन वे अनोवा है, कैसे पता चला, क्योंकि इस साइड कोई डेटा नहीं है, इस साइड भी डेटा होता है। हाँ टू वे अनोवा के क्वेश्चन में तुम्हें दिखाऊंगी। ठीक है। अब वन वे अनोवा में हमने अज्यूम कर लिया कि मीन ऑफ ए, मीन ऑफ बी, मीन ऑफ सी सब सेम है।
तो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या एज्यूम करेंगे कि अलग अलग है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम बोल देते हैं कि तीनों मीन जो है वो अलग अलग है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टेप 3 क्या होता है, देखो अब यहाँ पर कुछ मीन वाली टर्म्स आ रही है, ठीक है। तो यहाँ हमें सबकी सबसे पहले मीन निकालनी है, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या होता है, 1 पे अनोवा निकालने का स्टेप 3 होगा कि जो भी डेटा में हमने मीन्स माने इन सबका मीन निकाल लिया जाए। तो मीन क्या होगा, मीन तो पता है, जितने भी नंबर है सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। तो मीन ऑफ ए मिल गया 10, मीन ऑफ बी मिल गया 11 और मीन ऑफ सी मिल गया 12। इतना समझ आ गया। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है अनोवा निकालने के लिए, पहले तो अज्यूम करा सारे मीन्स बराबर है, फिर सबके मीन निकाले, फिर सबके मीन का सम निकाल दिया जिसको हम ग्रैंड मीन बोलेंगे, ठीक है। हमने क्या करा, अनोवा निकालने के लिए सबके मीन्स का सम निकाल दिया। तो इन सबके मीन का सम क्या होगा, इन सबके मीन का सम होगा 10 + 11 + 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 11। तो ग्रैंड मीन तुम्हारा 11 निकला। अब तुम्हें 2-3 अलग अलग चीजें निकालनी है और उनको फॉर्मूलाज में यूज करना है। ये था तुम्हारा थर्ड स्टेप तक। उसके बाद अगर मैं बोलूं एसएससी, उसके बाद हमें क्या निकालना होता है एसएससी। एसएससी के लिए क्या हुआ, ये जो तुम्हारा ग्रैंड मीन था ना, इसमें से पहले मीन को, मीन ऑफ ए को माइनस कर देना अपने ग्रैंड मीन से, ठीक है। अपने ग्रैंड मीन से मीन बी को माइनस कर देना है और इस तरीके से एक टेबल बनाना है। ग्रैंड मीन में से मीन ऑफ ए माइनस कर दिया, ग्रैंड मीन में से मीन ऑफ बी माइनस कर दिया एंड ग्रैंड मीन में से मीन ऑफ सी माइनस कर दिया। देन ये जो ग्रैंड मीन में से ग्रैंड ए को माइनस करके जो आंसर आया उसका स्क्वायर कर देना है, सेम इधर करना है और सेम इधर करना है। ये हम निकाल रहे हैं एस एस सी, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है, अगर मैं बोलूं, ऊपर देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरा ग्रैंड मीन आया है 11, सारा हटा देती हूँ। अगर मैं बोलूं मेरा ग्रैंड मीन आया है 11 और ग्रैंड मीन ए आया है 10, तो जब मैं ग्रैंड मीन में से ग्रैंड ए को माइनस करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 11 - 10 = 1 आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने अपना टेबल कैसे भरा, ए का मीन आया 10 और ग्रैंड मीन आया 11। तो यहाँ आंसर आया 10 - 11 1। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, ऑल्दो ये सबकी वैल्यू सेम ही आएगी क्योंकि ग्रैंड मीन ऑफ ए हमेशा मेरा 10 ही था और ग्रैंड मीन ऑफ ग्रैंड मीन ऑफ ए नहीं, मीन ऑफ ए हमेशा 10 था और ग्रैंड मीन ऑफ ए लाइक ग्रैंड मीन तो सभी का मीन है, तो ग्रैंड मीन मेरा 11 ही है। तो ऐसा नहीं है कि सेम वैल्यू आएगी तो एक ही टेबल बनेगा। यहाँ हमें देख लो, टेबल में 5 अलग वैल्यूज दिया है ना, 5 मतलब वैल्यूज तो नहीं बट यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 रोज दी हुई है। तो जब हम अपना एसएससी का टेबल बनाएंगे तो हम 5 रोज ही बनाएंगे, भले ही उनमें सेम वैल्यूज को ही पुट करें। इतना समझ आ गया। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज डालेंगे सबकी सेम ही होगी, 10 - 11 = -1। फिर मीन ऑफ बी माइनस ग्रैंड मीन ऑफ बी निकालेंगे। मीन ऑफ बी मेरा 11 आया था तो 11 - 11 सबका 0 हो गया। ग्रैंड मीन ऑफ सी मेरा 12 आया था और ग्रैंड मीन मेरा 11 था तो 12 - 11 1 हो गया। अब क्या करना है, ग्रैंड ए, सॉरी नॉट ग्रैंड, मैं बार बार ग्रैंड बोल देती हूँ, मीन ऑफ ए माइनस ग्रैंड मीन को आपस में माइनस करना है। तो क्या आएगा, -1 आया था, अब इसका स्क्वायर करना है। तो इसमें हर किसी का स्क्वायर 1 हो गया, या हर किसी का स्क्वायर देखोगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ हर किसी का स्क्वायर अगेन 1 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, इतना तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एसएससी निकालने के लिए टेबल। अब तक तुम्हें समझ आया, हमने मीन निकाला, ग्रैंड मीन निकाला, अब हम एसएससी निकाल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो तुम्हारा आया मीन ऑफ ए माइनस ग्रैंड मीन ऑफ ए का स्क्वायर, इसका सम लेना है, इसका सम लेना है और इसका सम लेना है। तो यहाँ पर 1 1 5 बार था तो यहाँ इसलिए 5 आया, तभी हमने वैल्यूज को 5 5 बार लिखा था क्योंकि हमें ये निकालना था, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे मीन ऑफ बी माइनस ग्रैंड मीन ऑफ बी का जब सम करेंगे 0 आएगा, इसका सम करेंगे 5 आएगा। सो एसएससी कुछ और नहीं होता, ये जो आया प्लस ये जो वैल्यू आई प्लस ये जो वैल्यू आई, इसको हम ग्रैंड मीन बोलते हैं, सॉरी इसको हम एसएससी बोलते हैं।
सो एसएससी के लिए क्या कर देंगे, ये देखो, ये जो मेरा मीन ऑफ ए माइनस ग्रैंड मीन का जो होल स्क्वायर था, प्लस मीन ऑफ बी माइनस ग्रैंड बी का होल स्क्वायर, प्लस मीन ऑफ सी माइनस ग्रैंड बी का होल स्क्वायर, ये निकालते हैं, इन सबको ऐड करते हैं, वही हमारा एसएससी होता है। इसकी वैल्यूज को टेबल से निकालना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यूज डाल दी और हमारी एसएससी निकल गई। इतना समझ आया। अनोवा निकालने में, वन वे अनोवा में हम अलग अलग चीजें कर रहे हैं, एसएससी तो निकाल दी। अब तुम बोलोगे एसएससी का काम क्या है, तब देखो हमने एसएससी निकाली है, अब हम एसएसई निकालेंगे, एंड देन अपनी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मतलब नॉट फ्रीक्वेंसी, अपनी एफ की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद अपनी टेबल वाली एफ की वैल्यू निकालते हैं, और उनको कंपेयर करके पता करते हैं कि नल हाइपोथेसिस ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब देखो, अगला, अभी हमने एसएससी का टेबल बनाया, अब हम अभी हमने एसएससी का टेबल बनाया, अब हम एसएसई का टेबल बना रहे हैं। यहाँ पर सिंपल, अब यहाँ क्या होगा, इस केस में ए ना हमारे हर बार अलग अलग है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ए मेरे हर बार अलग है। पहले में ए की वैल्यू 9 है, दूसरे में 11 है, तीसरे में 13 है। तो अब हम जब एस एस ई निकालेंगे, ये ए की डिफरेंट वैल्यूज को माइनस करेंगे ग्रैंड मीन के साथ, तो इस बार हमारे टेबल्स थोड़े अलग अलग वैल्यूज वाले बनेंगे, सेम नहीं बनेंगे। सेम बी का करेंगे एंड सेम चीज हम सी में करेंगे। तो यहाँ जब हम कर रहे हैं, यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, ए को माइनस कर रहे हैं, सॉरी ग्रैंड मीन वाले के साथ नहीं करना है, इसमें मीन के साथ माइनस करना है। ओके, इसमें मीन के साथ माइनस करना है, तो ए को मीन ऑफ ए के साथ माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको स्क्वायर कर देंगे। बी को मीन ऑफ बी के साथ माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा स्क्वायर कर देंगे। सी को मीन ऑफ सी के साथ माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसको सम करना है, इसका सम करना है और इसका सम करना है, और फिर इन तीनों सम्स को जब हम ऐड करेंगे, हमारी एस एस ई की वैल्यू निकलेगी। एस एस सी की वैल्यू में क्या कर रहे थे, एस एस सी की वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे थे, एक्स ए निकाल रहे थे, मीन निकाल के माइनस कर रहे थे ग्रैंड मीन के साथ। यहाँ पर एस एस सी में ए निकालेंगे और सिंपली ए के मीन के साथ माइनस करेंगे, तो इस तरीके से हमारा टेबल बन जाएगा। ए निकाल दिया, माइनस कर दिया, फिर इसका स्क्वायर, बी निकाल दिया, माइनस कर दिया, इसका स्क्वायर, सी निकाल दिया, माइनस कर दिया, ये वैल्यूज आई। अब बेसिस ई के लिए इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, आंसर आया 138। अब देखो, हम बहुत क्लोज है, अभी हमने क्या निकाल लिया था, अब तक हमने अपना एस एस सी निकाला और एस एस ई निकाला। अब अगर हमें अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है और मैं बोल रही हूँ एफ टेस्ट है, तो हम अपनी एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी, एम एस सी अपॉन एम एस ई, एम एस सी अपॉन एम एस ई। अब तुम बोलोगे कि एम एस सी नहीं ना, ये तो एस एस सी होना चाहिए, हमने तो एस एस सी निकाला है। नहीं, अभी हम एम एस सी और एम एस ई को निकालते हैं। ठीक है, अभी तो हमने एस एस सी और एस एस सी निकाला, अब एम एस सी किससे निकलेगा, हमारे एस एस सी की मदद से। तो एम एस सी को निकालने का फॉर्मूला होता है एस एस सी अपॉन सी माइनस वन। सी मतलब कॉलम्स, और एम एस सी कैसे निकलता है, एस एस सी अपॉन एन माइनस सी। एन मतलब नंबर और सी मतलब कॉलम्स। तो यहाँ एस एस सी की वैल्यू हमने पहले टेबल से निकाली थी, जो कि 10 थी, रख दिया। कॉलम्स कितने थे, तुमने देखा होगा, एक था ए, एक था बी और एक था सी। तो कॉलम्स कितने थे, 3, कॉलम्स 3 थे। यहाँ देखो, कॉलम्स 3 थे और रोज थी हमारे पास 5। हमने जब बनाया था 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 रोज थी। ठीक है, तो यहाँ पर एमएससी की वैल्यू कैसे निकलेगी, एसएससी, जो कि हमने 10 निकाला, कॉलम थी 3, तो 3 माइनस 1 2, सो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5। और एमएससी कैसे निकलेगा, एसएससी, एसएससी हमने 138 निकाला अपॉन में एन माइनस सी। एन सी मतलब तो कॉलम होता है, एन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ एक एलिमेंट आया होगा, यहाँ एक एलिमेंट आया होगा, यहाँ एक एलिमेंट आया होगा। सो 3 रोज थे और 5 सॉरी 3 कॉलम से 5 रोज थी। सो टोटल हमारे पास एलिमेंट कितने आए, 15। तो इसको भी सॉल्व कर दिया, 15 माइनस 3 कर दिया, तो नंबर कितना हो गया, एमएससी कितना आया, 11.5। एमएससी निकाल लिया, एमएसई निकाल लिया। अब किसकी बारी है,
एफ निकालने की, एफ कैसे निकलेगा, MSC की वैल्यू को डिवाइड किससे करेंगे, MSE की वैल्यू से। क्लियर हो रहा है, MSC की वैल्यू को डिवाइड किससे करेंगे, MSE की वैल्यू से। सो जब MSC की वैल्यू को MSE की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 5 डिवाइडेड बाई 11.5, 0.43। ये तो हो गया हमारा बेसिक सी चीज। अब ये हमने निकाला एफ कैलकुलेटेड, लेकिन जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो कैलकुलेटेड को टेबुलेटेड वाले से कंपेयर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, टेबुलेटेड वैल्यू देखेंगे अपनी एफ की टेबुलेटेड वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ देखो एफ के लिए, देखो इस केस में ना, इस क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है, नहीं दिया तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 5% है, नहीं दिया तो हम हमेशा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अज्यूम करते हैं कि 5% है। अब यहाँ पर हमें दो चीजें निकालनी है, V1 और V2। ये क्यों निकालना है, क्योंकि जब हम टेबल से देखेंगे हमें V1 V2 की जरूरत ही पड़ती है वन वे अनोवा में। V1 निकालने का तरीका होता है C-1 और V2 निकालने का होता है N-C। याद है जब हमने MSC निकाला तो एक में C-1 से डिवाइड किया था, एक में N-C से डिवाइड किया था, राइट। बस उसी को V1 V2 बोल रहा है। तुम ये समझ लो कि ये जो ऊपर वाले टर्म्स है, ये देखो ये C-1 था और ये N-C था, तो ये C-1 हो गया V1, ये C-1 हो गया V1 और ये N-C हो गया V2। तो V1 आ गया 2 और V2 आ गया 12, 15 - 3 12। तो यहाँ पर नीचे इसे ये सेम चीज कर लेते हैं। यहाँ हमारा V1 क्या आया 2 और V2 आया 12। अब हमें एफ की टेबुलेटेड वैल्यू निकालनी है, मतलब टेबल से निकालनी है। तो इसके लिए मैं तुम्हें टेबल दिखा देती हूँ। ये देखो तुम्हारे सामने मैंने एक टेबल तुम्हें दे दिया है। यहाँ देखो सबसे पहले हमारा V1 क्या आया था 2 और V2 क्या आया था 12। तो 2 और 12 देखे तो आंसर यहाँ पर 3.89 आ रहा है। सो एफ की जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो 3.89 आ रही है ना। तो मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, यहाँ देखो। तो यहाँ से एफ की टेबुलेटेड वैल्यू कितनी निकली 3.89। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारी टेबुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है कैलकुलेटेड से तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, वरना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। तो एफ टेबुलेटेड 3.89 आ रही है और एफ कैलकुलेटेड कितनी आ रही थी हमारी, यहाँ देखो हमारी एफ कैलकुलेटेड कितनी निकली है 0.43 समथिंग। तो टेबुलेटेड वाली वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। यहाँ हमने सेम चीज दी है कि अगर एफ टेबुलेटेड इज ग्रेटर देन एफ कैलकुलेटेड है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता वरना रिजेक्ट हो जाता। तो यहाँ पर एफ टेबुलेटेड ग्रेटर देन है एफ कैलकुलेटेड से, तो नल हाइपोथेसिस पास हो चुका है। ठीक है, इतना क्लियर समझ आ गया वन वे अनोवा। अब हम मूव करते